दोस्तों, पेश है लक्ष्मी और राधा। बहुत समय पहले की बात है। चक्रमगढ़ में राजकमल नाम का एक राजा राज करता था। उसका राज्य छोटा था ही था। राजकमल इतने संतोष नहीं था। वह बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उस उसने उसने एक बड़ी और मजबूत सेना बनाई, और कुछ ही माह में वह इतनी शक्तिशाली राजा बन गया जिसकी ज़्यादातर और अमीरी के बल के कारण वह बहुत हठी, अभिमानी और मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगा। एक दिन, महाराज, हमारे पास बहुत सारा कीमती केसर है। हम सारा केसर आपको बेचना चाहते हैं। क्या आप खरीदेंगे? ज़रूर खरीदेंगे, चाहे वह केसर कितना ही कीमती क्यों ना हो और कितना ही तादाद में क्यों ना हो। कोषाध्यक्ष जी, इसका सारा केसर लेकर इनका मूल्य चुका दीजिए। जो हो गया महाराज। राजकोष ने राजकोषाध्यक्ष ने उसी समय सारा केसर तुलवा कर उसका सौदागर को उसके द्वारा उस बताया मूल्य दे दिया। उससे सौदागर प्रसन्न होकर, लेकिन तभी अभिमानी राजा राजकमल आदेश दिया, इस सारे केसर को किसी गंदे नाले में फेंक दिया जाए। दरअसल अभिमानी राजा राजकमल उन सौदागरों को यह जताना चाहता था कि वह बहुत अमीर है और जो चाहे कर सकता है, इसलिए उसने मूर्खतापूर्ण आदेश दिया। इससे जहाँ एक और सौदागरों को दुख हुआ, वहीं राजकमल की इस मूर्खता और धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी नाराज हो गई। अब तो इस मूर्ख राजा को सबक सिखाना ही होगा। अब सौदागरों को नहीं बल्कि मेरा अपमान किया है। और लक्ष्मी जी ने चमत्कारी शक्ति से राजा की मति फेर दी। वह जुआ खेलना सीख गया। अब मुझे जुआ खेलना आ गया है। बेशक हमसे इस खेल में सीखने में काफ़ी धन गंवाया, लेकिन अब हम सारा दुख नहीं, अब जल्दी हम सारा धन इसी खेल से प्राप्त कर लेंगे। और वह दिन रात जुआ खेलने लगा, लेकिन चूंकि लक्ष्मी उससे बहुत नाराज थी, धीरे धीरे वह अपनी सारी संपत्ति तथा सारा राज्य जुए में हार गया। हाँ हाँ हाँ, आज राजा सारा राज और यह सारा खजाना मेरा हुआ। मेरा आदेश है, राज कमल को 3 दिन के भीतर भीतर राजमहल खाली करने और उसके परिवार के साथ देश से कहीं दूर चले जाएं। मजबूर होकर राजा राजमहल और खाली करना पड़ा और अपने लड़के मोहन व बहू राधा के साथ दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। अब वह बेहद गरीब थे। मन दुखी मन से सूजे हुए पैरों को घसीटते हुए पैदल ही चलते एक दूसरे राज्य की राजधानी में आ गए। पिताजी, क्यों ना हमें देश में रहकर भाग्य आजमाएं। ठीक है, जैसा ऐसा ही करते हैं। अब एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं है। और उनने अपने रहने के लिए शहर के बाहर एक झोपड़ी बनाई और गुजर बसर करने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगे। राजा और राजकुमार दोनों कोई पत्थर तोड़ने का और कोई बोझा ढोने, कुएं में पानी खींचने तथा इसी तरह के बहुत से काम करते। राजा की बहू राधा बहुत ही भली और समझदार लड़की थी। वह इन हालातों में खुश रहती और मेहनत करके घर का काम काज करती, झोपड़े में अच्छी तरह सवार कर रखती। एक दिन उसने अपने पति मोहन और ससुर राजकमल से कहा, आप लोग मजदूरी का पैसा घर लाने के अलावा और कुछ न कोई वस्तु के साथ लेकर लाएं करें।
चाहे सड़क पर पड़ा ईंट का टुकड़ा हो क्यों ना हो। ठीक है, आज से हम ऐसा ही करेंगे। दोनों इस बात मान ली और रोज़ मजदूरी के अलावा कोई न कोई चीज़ घर साथ ले आते। वे कभी ईंट का टुकड़ा लाते, कभी लकड़ी का कुंदा लाते, कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा पत्थर या टूटी हुई टोकरी इत्यादि लाते। जो कुछ हाथ पड़ता राधा के पास लेकर आकर रख देते। एक दिन जब वे दोनों शाम को मजदूरी करके घर लौट रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। बेटा, आज इस मरे हुए सांप को ही उठाकर घर ले चलते हैं। बहू कुछ न कुछ तो साथ जरूर लाना को कहा है हमारे, जबकि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ठीक है पिताजी, आज इसे ही ले चल दिए। मोहन मरा हुआ सांप लाकर पत्नी की राधा को दिया। राधा, अब तुम्हारे कक्ष में आज हमने एक मरा हुआ सांप को ही ले आए। क्या कह रहे हो, हमारे काम आएगा? हो सकता है स्वामी, फिलहाल आप इसे छत पर फेंक दें और हाथ मुंह धोकर तब मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है। और मोहन ने मरे हुए सांप को झोपड़ी की छत पर डाल दिया और हाथ मुंह धोकर अपने पिता के साथ भोजन करने बैठ गया। राधा उन्हें भोजन परोसती दोनों रुचि के साथ खाना खाया। दूसरे दिन शाम को जब राजकमल और उसका बेटा मोहन काम से वापस लौट रहे थे, शहर में सनसनी फैलती दिखाई दी। लोग बाग तरह तरह की टोलियां एकत्रित होकर किसी विषय में चर्चा कर रहे थे। पिताजी, लगता है शहर में कोई विशेष घटना घटी है, इसलिए इन लोगों से व्याकुल और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है, तुम जरा मालूम करो बेटा। बहुत अच्छा पिताजी, कहकर मोहन एक स्थान पर एकत्रित लोगों के पास पहुंचा। भाइयों, आप लोग कुछ एकत्रित होकर किस विषय में चर्चा करें? क्या इस शहर में कोई घटना घटी है? अरे, तुम्हें इतनी बात भी नहीं मालूम? आज सवेरे रानी एक कीमती हार, एक चील उठाकर ले गई। हम इस शहर के बाहर रहते हैं, इसलिए हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? रानी वह हार खिड़की की चौखट पर रखा था। अचानक कहीं से एक चील आई और झपटे से हार को उड़ा ले गई। राजा ने ऐलान किया है कि कोई उस हार को लाए तो एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। सुनकर मोहन वापस लौटा और अपने पिता को सारी बात बता दी। फिर दोनों हार की चर्चा करते हुए घर पहुंचे। बातचीत में इतने मगन हो गए, कुछ लेना ही भूल गए। तो राजा ने खाली हाथ लौटते देखा तो आश्चर्य बोली, आज क्या बात है? आज आप मजदूरी के अलावा कोई वस्तु साथ नहीं लाए? क्या आपको मेरी बात याद नहीं रही? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल शहर में किसी घटना घटी है, उसकी चर्चा में हम लोग कुछ साथ लाना भूल गए। ऐसी क्या बात हुई पिताजी, ज़रा मुझे भी बताइए। बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आज सवेरे यहाँ रानी की यहाँ एक कीमती रानी का एक कीमती हार कोई चील उठाकर ले गई, कहकर राजकमल ने लोगों को राधा को बता दी। सारी बात सुनकर राधा की आंखें चमकने लगी। मेरा ख्याल है कि वह हार मेरे पास है। अरे क्या? कहाँ से? वह हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? कैसे आ सकता है? हाँ बहू, जल्दी असलियत बताओ। यदि वह वास्तव में तुम्हारे पास है, हमारे दिन फिर सकते हैं। पिताजी, विश्वास कीजिए, वह हार मेरे पास है, लेकिन वह हार मेरे पास कैसे और कहाँ से आया, इस बात का फिलहाल आप लोगों को नहीं बता सकती। सुनिए स्वामी, आप इसी समय महल जाइए और मालूम कीजिए, हार लौटाने का इनाम मिलेगा। हाँ, यदि है ठीक है, यदि ऐसी बात है तो फिर पता लगा के आता हूँ। वो दौड़ता हुआ महल में गया। काम उठाए गुस्से चले जा रहे हो, घुसे आ रहे हो, यहीं रुको। भाई, तुम्हें इसी समय महाराज से मिलना है। वे इस समय काम में व्यस्त हैं। तुम किसी
से नहीं मिल सकती। तुम्हारा काम हमें बता सकते हो और सुबह आकर दरबार में मिलना। मैं महाराज और रानी के हार के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसे सुबह चील उठा कर ले गई थी। ओह, क्या वह हार तुम्हें मिल गया है? हाँ। क्या वह हार को ही लौटाना चाहते हो? नहीं, वह हार मेरे पास नहीं है, उसे लौटाने आया हूँ। नहीं, वह हार मेरे पास है, न ही हार मेरे पास है और न ही मैं उसे लौटाने आया हूँ या जानने आया हूँ कि महाराज हार ला कर देने वाले को क्या इनाम देंगे। यदि ऐसी बात है तुम ठहरो, मैं महाराज से पूछ कर आता हूँ, कहकर द्वार पर भीतर चला गया। राजा उस समय मंत्री से कुछ खास सलाह मशवरा कर रहे थे। द्वार पर ने आकर देखकर झुलसा गई। क्या बात है द्वारपाल, तुम इस समय कैसे आए? गुस्ताखी माफ़ी चाहता हूँ महाराज। दरअसल एक व्यक्ति यहाँ यह जानने आया है आपके इसी समय मिलना चाहता है कि रानी जी का हार लौटाने का वास्तव में इनाम दिया जाएगा। उस व्यक्ति से कह दो, हार लाने वाले को हम उचित चीज़ लाने वाले को भी उचित चीज़ जो मांगेगा दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, अब मुझे दोबारा तंग ना करने की कोशिश मत करना, अन्यथा तुम्हें हम कोई महत्वपूर्ण विषय में वार्तालाप कर रही है। और द्वारपाल के लौट जाने के बाद मोहन और राजा का कहा बता दी। मोहन ने लौटकर राजा को कह बता दिया कि राजा प्रशंसा भरे स्वर में बोले, ठीक है, कल ही सुबह महाराज से मिलेंगे, लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, हार वापस लौटाने का इनाम मैं स्वयं मांगूंगी। वाह, भला हमें इसका एतराज़ क्या हो सकता है बहू? तुम समझदार हो, मुझे विश्वास है कि तुम कीमती इनाम मांगोगी मुझ जिससे हमारी सारी गरीबी दूर जाती रहेगी। और फिर तीनों खा पी कर सो गई। अगले दिन, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महाराज, हम रानी जी का खोया हार लौटाना आए हैं। देखिए महाराज, यह हार है न रानी जी का कीमती हार, जिसे कल सवेरे चील उठाकर ले गई थी, वह मिल गया रानी जी का हार। हाँ, यही हार है। राजा ने हार रानी को सौंप दिया। लेकिन जहाँ राजा रानी एक साथ सभी दरबारी हार मिल जाने की प्रसन्न हो उठे, वहीं राजा राजकमल और मोहन मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रानी का हार राजा के पास कहाँ से आया। यही हार मेरा बहुमूल्य हार, लेकिन बहन, यह तुम्हें कहाँ से मिला? महारानी जी, कल सवेरे मैं अपने ससुर जी पति काम पे जाने के बाद, घर का काम निपटाने के बाद झोपड़ी के बाहर बाल सुखा रही थी, तो तभी मुझे सामने एक चील उड़कर आती दिखाई दी। मुझे उस चील के मुंह में चमकदार चीज़ क्या है, और सिर दी वह चील हमारी झोपड़ी की छत पर आकर बैठ गई। उसके मुंह में वह हार दबा था। ओह, वह तो कोई कीमती हार मालूम पड़ता है। ज़रूर ही वह कहाँ से उठा के लाई है चील। वह हार वह हार चील वह हार। फिर अभी उस हार के बारे में सोच ही रही थी, चील हार मुंह में गिरा दिया और छत पे पड़े हुए मृत सांप, जिसे हमने एक दिन पूर्व छत पर फेंका था, उसे उठाकर उड़ गई। वाह, इसने तो एक कीमती हार यहीं छोड़ दिया और एक आज खूब काम आया या मुर्दा सांप ने। और रानी जी, इस तरह आपका हार मुझे मिल गया। वाह, क्या किस्मत है। मैं तो सोच रही थी कि वह हार मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हारे बहुत एहसानमंद हूँ बहन। बोलो, तुम इसके बदले में क्या इनाम चाहती हो? तब राधा हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं और रानी जी
अगर आपसे कोई इतराज़ न हो तो यह निवेदन करना चाहती हूँ, मुझे न तो रुपया चाहिए, न ज़मीन, न पैसे, न सिर्फ मैं सिर्फ चाहती हूँ कि दिवाली की रात शादी महल समेत शहर में सभी मकान पर दिए न जलाए जाएं, किसी मकान पर दिए न जलाए जाएं। अगर दिए न जलाएं जला अगर कोई दिए जलाना चाहे तो मेरी झोपड़ी में आए और और उसी के चारों ओर दिए जलाए। क्या क्या क्या? अरे! राधा की बात सुनकर जहाँ दरबारी आदमी सात राजा रानी आचार्य से भरे वहीं मोहन और उसके पिता क्रोध से जल भून उठे। यह तुम कैसा इनाम मांग रही हो? भला दिवाली के रोज भी कोई अपने घर में रोशनी न करे तो कैसे संभव हो सकता है? तुम चाहे जो मांग लो, लेकिन इस बात का वचन मुझे मत लो। मुझे आपने मुझे आपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया था महाराज। हार लौटाने वाले को उसकी कही कोई भी वस्तु, कोई बात पूरी की जाएगी। आप अपने वचन से कर पालन कर सके तो कीजिए, वरना मत कीजिए। राजा की बात सुनकर राजा निरुत्तर हो गई और मजबूरी होकर उन्होंने पूरे शहर में ढंढोरा पिटा। सुनो सुनो नगरवासियों, महाराज का हुक्म है कि दिवाली की रात आप लोग शहर के बाहर राधा की झोपड़ी में दिए जलाएं। दूसरी जगह कहीं भी रोशनी न की जाए। जबकि राजकुमार मोहन कमल राजकमल राधा को इसी बात पर बहुत तरह कुपित थे। राधा, आखिर तुमने राजा से यह क्या बात मनवाने की क्या जरूरत थी? तुमसे कोई तगड़ा इनाम मांग कर सब सत्यानाश कर दिया। हाँ, अमीर बनने का जो सुनहरा अवसर हाथ आया था वह भी तुमसे अपनी मूर्खता से गवा दिया। अब बोलो, ऐसा क्यों किया? पिताजी, जो कुछ किया बहुत सोच समझ कर किया, आप लोगों की भलाई के लिए किया, अतः नाराज न होइए। क्या खाक भलाई के लिए किया? भला झोपड़े में दिए हमारे किस काम आएंगे? फिलहाल आप लोग कोई बहस नहीं करना चाहती, वक्त आने दीजिए। आपको समय पता लग जाएगा कि मैंने जो किया ठीक किया या गलत किया। और उस दिन कुछ दिनों में दिवाली आ गई, लेकिन रात को राधा की झोपड़ी में छोड़कर शहर में कहीं भी उजाला नहीं था। लोग राधा की झोपड़ी के बाहर ही दिए जलाए थे। राधा पूजा पाठ करने के बाद अपने पति और ससुर को भोजन कराया और सब सो गए। तब डंडा एक हाथ में डंडा लेकर झोपड़ी के बाहर आ बैठी। आज देखती हूँ लक्ष्मी जी किसके घर जाती है और मजबूर होकर मेरे घर आना ही होगा। और जब आधी रात को धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी भ्रमण करती हुई अगर मैं आई तो सारे घर में अंधेरा देख कर घबरा उठी। अरे यह क्या, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और इस वातावरण में मेरा सिर घूम रहा है। यदि कहीं रोशनी न मिली तो आज रात मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और घने अंधेरे के कारण लक्ष्मी किसी भी मकान में नहीं जा सकी। बहुत भटकने के बाद उसे नगर के बाहर एक झोपड़ी दिखाई दी, लेकिन बाहर बहुत उजाला हो रहा था। चलो, कोई तो ऐसा घर मिला जहां रात को बिता सकती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी जी का मन प्रसन्न होकर झोपड़े जैसे ही लक्ष्मी जी मन ही मन प्रसन्न होती हुई झोपड़े के सामने पहुंची। राधा डंडा लिए हाथ में उसके सामने खड़ी हुई थी। ठहरी लक्ष्मी जी, मेरे छत के नीचे आकर शरण नहीं मिल सकती।
ए लड़की, क्या कहती हो? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? सारे रास्ते से हटो। कौन हूँ? रास्ते से हटो। आज रात मैं तुम्हारे घर बिताऊंगी, क्योंकि इस समय अपने लोग नहीं जा सकती। अंधेरे के कारण मैं किसी अन्य घर में जाने से लाचार हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ माँ, लेकिन इसके बावजूद आपको शरण नहीं दे सकती। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे तुम मुझे अपने घर में नहीं आने देती। सिवाय तुम्हारे घर के नगर में अंधेरा है, दूसरे घरों में अंधेरा है। मेरे मेरे कहने से पूरे नगर में अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा मैंने तुम्हारे कारण किया है। मेरे कारण? यह तुम क्या कह रही हो बेटी? आखिर मैंने तुम्हारे साथ कैसा क्या किया, बुरा व्यवहार किया, जो तुम इतना निरादर कर रही हो? सब कुछ कुछ सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुम पूछ रही हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे ससुर की मति फेर कर उसे जुआ हरवा दिया, घर बेघर करवा दिया। क्या यह आपका कसूर नहीं? उफ अफ यह तो बात राजकमल की पुत्रवधू हो है। हाँ खड़ी, क्या सोच रही हो माँ? जाओ जाओ, अपने लोग जाओ, और आज की रात यहाँ कोई शरण नहीं देगा। सुनो बेटी, मैं अपने लोग नहीं जा सकती। तुम मुझे अपने घर आने दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ वापस कर दूंगी, और इतनी धन संपत्ति दूंगी कि तुम कभी कष्ट नहीं आए रह जाएगा। लक्ष्मी का वचन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें घर लाकर उनकी खूब आदर सत्कार व पूजा की। उसके जाने के बाद राधा लक्ष्मी लक्ष्मी के साथ गहरी नींद सोई। उसके उसके बाद राधा लक्ष्मी के साथ गहरी नींद सोई। अगले दिन जब राधा उसके पति ससुर की आंख खुली तो लक्ष्मी वहाँ न थी, लेकिन झोपड़ी में जगह जगह हीरे रत्नों से भरे पड़े थे। राधा को समझते देर न लगी, यह सब लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। हे ईश्वर, इतना से ढेर सारा धन रातों रात करोड़पति झोपड़ी में कैसे आ गया? यह सब लक्ष्मी जी की कृपा से मिला है पिताजी। और उसने आपका सब कुछ छीन लिया था, इसलिए मैंने आपका खोया हुआ सब कुछ मांग लिया। कहकर राधा ने रात को सारी घटना बता दी। क्या अब तो आप समझ ही गए होंगे पिताजी, मैंने राजा से वह विचित्र वतन क्यों मांगा था, और धन दौलत क्यों नहीं? आखिर माँ लक्ष्मी को मजबूर होकर मेरे घर आना पड़ा। सब कुछ जानकर तुम सचमुच नेक और बुद्धिमान हो बहू। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे सब मालूम हो गया है कि अभिमान विनाश की जड़ है, और अभिमानी का असर हमेशा नीचा रहता है। और फिर उसी दिन सारा धन समेट कर अपने राज्य में पहुँचे, और उस धन से आधा नगर राजा को दे दिया। उसी समय धन समेत वे अपने राज्य में पहुँचे, और उस धन में से आधा धन उसने राजा को देकर उसे राजकमल अपना राज्य व संपत्ति हारा था अपना राज्य वापस ले लिया। उसके बाद कभी कोई कष्ट नहीं मिला, और लक्ष्मी की कृपा आनंदपूर्त अपने दिन गुजारने लगा। राजकमल का स्वभाव बहुत ही मृदु और सरल हो गया था। समाप्त दोस्तों।